क्यों उनको दोगे तो? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। अस्सलामु अलैकुम, मरहबा, अस्सलामुअलैकुम, अहवालुकुम। सीरीज़ के साथ मौजूद हैं आपके दरमियान गाइड टू ज़ियारत। हमारे साथ मौजूद हैं अल सहला ट्रैवल एंड टूर्स के मोहतरम जवाद शाह। हमारी गुफ्तगू इस सीरीज़ के अंदर उन तमाम सवालात को लेकर है जो किसी भी ज़ाहिर को, चाहे वो काफ़िले के साथ ट्रैवल करें या वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करें या इंडिविजुअल ट्रैवल करें, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं टेक्निकल हवाले से, किसी और हवाले से, हमारी कोशिश ये है कि हम उन प्रोग्राम्स में, इन अपने आने वाली प्रोग्राम्स में आपकी उन मुश्किलात को, आपके उन सवालात को हल करें और आपके इस ज़ियारत के सफ़र को आपके लिए ज़्यादा आरामदेह बनाएं और ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने वाला ज़ियारत को बनाएं। मैं खुश आमदीद करूँगी मोहतरम जवाद शाह को। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम, रहमतुल्लाहि आप पर भी और तमाम देखने वालों पर भी जज़ाकल्लाह। हमारा प्रोग्राम जो लास्ट टाइम हमने जहाँ ख़त्म किया था वो वीज़ा के मुतालिक था। हमने आपको वीज़े के, पासपोर्ट के मुतालिक हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। हमारा एक सवाल वीज़े के मुतालिक रह गया था जवाद भाई, जिसमें ओवरसीज़ ज़ायरीन के वीज़े को हमने डिस्कस नहीं किया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो ओवरसीज़ ज़ायरीन पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं और वो ओवरसीज़ ज़ायरीन भी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं रखते, उनके वीज़े की क्या सूरत हाल है? बहुत अच्छा सवाल आपने ज़हीन इस पर किया और अच्छी ये गाइडेंस होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता था, देखिए इसमें दो तरीके, जैसा आपने भी बताया कि जो हजरात पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं उनका तरीका है अप्लाई करने का वही होगा जो पाकिस्तान से है। जैसा कि उन्हें स्कैन कॉपी अपने पासपोर्ट की फ्रंट पेज की, जिसमें वैलिडिटी 6 मंथ लाजमी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो, वो पासपोर्ट स्कैन किया हुआ अपने सर्विस प्रोवाइडर को भेजना होगा जो उन्हें लेके जा रहा है। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल जा रहे हैं, चाहे वो कारवां के साथ जा रहे हैं। वहाँ से उनकी अप्रूवल आएगी, उस अप्रूवल पर वो फ्लाई करेंगे और नजफ़ या बगदाद से, अब चूँकि ई वीज़ा है तो वहीं से ही प्रिंट होके स्टैंप होगा। आ जाइए गैर मुकामी लोग, यानी हम बात करें वो जो जिनकी नेशनैलिटी चेंज हो गई, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, अमेरिकन, ये ख़ास नेशनैलिटीज़ को जमहूर इराक़ जो है ऑन अराइवल वीज़ा देता है। उनको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ टिकट लेना है, उसकी कंफर्मेशन लेनी है, होटल रिजर्वेशन उन्हें लेना पड़ेगा सिर्फ एक रजिस्टर्ड जगह से, जो उन्हें सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करके देगा, विद इन आवर प्रोवाइड कर देता है वो रिजर्वेशन उन्होंने अपने साथ रखनी है, उतरना है और वीज़ा फ़ीस पे करनी है और उनके लिए स्टैंपिंग वहीं से हो जाएगी। फ़र्क सिर्फ मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक जिनके लिए वीज़ा लेना लाजमी है, उनको अपनी अप्रूवल पहले से लेनी होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ अमाउंट होती है जो नजफ़ या बगदाद एयरपोर्ट पे दे रहे होते हैं, तो ओवरसीज़ ज़ायरीन किस मद में दे रहे होते हैं और पाकिस्तानी ज़ायरीन किस मद में दे रहे हैं? देखिए, इराक़ी वीज़ा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक अप्रूवल, एक स्टैंपिंग। ठीक है। अप्रूवल के जो चार्जेस होते हैं वो आपसे कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको चार्ज कर देता है। ठीक। अच्छा, सर्विस, क्योंकि हमारे प्रोग्राम, मैंने आपकी बात को कदा किया, मगर ये कि हमारा एक कॉमन पर्सन भी अगर देख रहा हो प्रोग्राम, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर हम बार बार कह रहे हैं कि इससे मुराद हमारे ट्रैवल एजेंट, यानी जिस काफिले को आपने सेलेक्ट किया, जिस काफिले को मैं कारवान लफ्ज़ इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ कि इतना एक्सप्लॉइट हुआ ये लफ्ज़, इतना बदनाम हुआ कि उसको अब कम करके, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है ना। मैं ये कहूँ कि प्योर इबादतें लोग कर रहे हैं तो ये झूठ होगा, और मैं ये कहूँ कि प्योर बिजनेस कर रहे हैं वो भी झूठ होगा। तो इस सर्विसेज कह देना इसके लिए माकूल एक रास्ता है। तो वो जो ट्रैवल एजेंट है उनके पास आए और आके वो जमा करा दें। जब वो अप्रूवल आ जाए तो उसकी जो अप्रूवल कॉस्ट है वो वहाँ दे दे, और स्टैंपिंग के जो पैसे होते हैं वो बगदाद उतरे या नजफ़ उतरे, तो जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ खड़ा होगा उस कंपनी का जिसका वीज़ा है, वो उनसे रब्ता कर लेगा, उनका नंबर वो लेके जाएंगे यहीं से, वो एयरपोर्ट में मौजूद होता है। आपने उससे रब्ता करने के साथ ही वो एक नॉमिनल चार्जेस लेता है अपने, और बाकी वो पैसे जो स्टैंपिंग के होते हैं, तो आपने 2 मद में पैसे देने होते हैं, एक स्टैंपिंग के पैसे, एक पैसे उस मंदूब जिसे कहा जाता है उसको फॉर सर्विसेज। ठीक है। कभी कभार अगर आपको वो हैवी इसलिए पड़ जाता है कि आप इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं या फैमिली के साथ कर रहे हैं, तो वो पैसे ज़्यादा लगते हैं कि उसको $50 या $100 देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा।
ग्रुप के साथ ये चीज़ कवर हो जाती है कि ग्रुप होता है 50 लोगों का, उसमें भी हम उसको $100 दे दें या $80 दे दें तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंडिविजुअल ट्रैवल और ग्रुप ट्रैवल के अंदर, लेकिन अप्रूवल के पैसे यहाँ और स्टैंपिंग के पैसे वहाँ उतरने के बाद। अगर कोई ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा है तो आप सर्विस प्रोवाइडर उनसे ये स्टैंपिंग और अप्रूवल दोनों के पैसे ले लेते हैं। देखिए हाँ, जो ट्रैवल एजेंट या कारवान इंडस्ट्री जिसे आप कह रही हैं, वो पैकेज अनाउंस करता है, टोटल पैकेज अनाउंस करता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक ने कहा भाई $800 25 मोहर्रम का एक पैकेज है, तो $800 में अब ये नहीं है कि वो आपसे ये कहेगा कि जो वीज़ा के इतने, टिकट के इतने, रिहाइश के, वो सिर्फ टोटल पैकेज आपके लिए बना दिया। ठीक है, तो आपने वो $800 उसको देने का ये मकसद है कि वीज़ा, टिकट, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, ज़ियारत सब शामिल हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो आपने अगर कारवान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने लमसम अमाउंट पे करनी है, और वही अमाउंट जो है वो काफ़ी होगी। आपको अपनी जेब से कोई पैसा किसी एयरपोर्ट पे कहीं नहीं देगा। मगर जैसे हमारे मोहतरम ज़ायरीन कुछ ऐसे हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर से सिर्फ टिकट और वीज़ा लेते हैं, तो अगर जब वो टिकट और वीज़ा ले रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो एयरपोर्ट पे जाके वो स्टैंपिंग के चार्जेस उनके लिए, चूंकि उन्होंने अब ये जिम्मेदारी अपने कांधों पे ले ली। मैंने आपसे ऐसा बताया कि ग्रुप है, तो ग्रुप जो है वो अंडर सुपरविजन ऑफ ग्रुप लीडर चलता है या उस कारवान इंडस्ट्री के अंडर चलेगा। यहाँ आप इंडिविजुअल कस्टमाइज लेके चल रहे हैं, आपने कहा भी मुझे वीज़ा और टिकट दे दीजिए, बाकी मैं अरेंजमेंट खुद कर लूँगा, तो आपने जो अप्रूवल की कॉस्ट है वो उसको दे दी, और जितनी आपकी स्टैंपिंग कॉस्ट है वो आपको सर्विस प्रोवाइडर, ट्रैवल एजेंट या कारवान वो बता देगा कि आप जा रहे हैं, ये आपको स्टैंपिंग के पैसे देने, और ये मंदूब जो आपसे चार्ज कर ले। तो इंडिविजुअल जो जा रहे हैं वो अपने पास ये अमाउंट अपने साथ अलग से रख के लेकर जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई काफिला सालार, क्योंकि स्कैम्स भी बहुत होते हैं, स्पेशली आशूरा है, अरबाइन है, तो अगर कोई काफिला सालार ज़ायरीन से कह रहा है कि नजफ़ एयरपोर्ट पे $20 टैक्स है, नजफ़ एयरपोर्ट पे एक ज़माने में ये बात भी मैं मोमिन को बताता चलूँ कि नजफ़ वाहिद एयरपोर्ट है इराक का जो प्राइवेट है, अभी तक गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। वो जैसे हमारा सियालकोट एयरपोर्ट बना हुआ है, बिजनेसमैन ने मिलकर बनाया, इसी तरह वहाँ नजफ़ का बना हुआ है। तो उसकी एक खालिसतन फीस है जो म्यूनसिपैलिटी चार्ज करती है, साफ़ सफाई और उसकी मेंटेनेंस, और ये वो $20 के लगभग पर पैसेंजर बनती है। तमाम एयरलाइन इस पैसे को अब टिकट में शामिल कर रही हैं, वहाँ चार्ज नहीं ले रही हैं एज ऑफ टुडे। कल का मुझे नहीं पता, लगा दें, एज ऑफ टुडे ऐसे नहीं। ये था पहले एक ज़माने में, वो भी सिर्फ इराकी एयरवेज, क्योंकि वो पैसे उस मद में नहीं लेती थी यहाँ पे, तो वो कैश देने पड़ते थे, बाकी किसी सूरत में कोई पैसा नहीं है। ठीक है। बगदाद एयरपोर्ट पे भी नहीं, बगदाद तो पहले से नहीं है, क्योंकि बगदाद गवर्नमेंट एयरपोर्ट है, ठीक है, और दारुल खिलाफा है, तो उस तरफ ऐसी कोई परेशानी। तो अगर कोई काफिला सालार किसी से कह रहा है कि नजफ़ एयरपोर्ट टैक्स है, बगदाद एयरपोर्ट टैक्स है, तो आज के दिन तक तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, टैक्सेस लगते हैं, टैक्सेस बढ़ते भी हैं आने वालों, जैसे अभी पाकिस्तान में भी 1 जुलाई से टैक्स लगा 12,000। बिल्कुल, इस बारे में जी, तो टैक्सेस लगते हैं, लेकिन याद रखिए टैक्सेस का निज़ाम क्या है। टैक्सेस का निज़ाम सिर्फ उस वक्त आपसे कैश लिया जाता है जैसे कि 1 जुलाई को टैक्स लगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में नहीं था, आप पहली को ट्रैवल कर रहे हैं, अब आप एयरपोर्ट पहुंचे तो आपको बताया जाएगा कि आप पे टैक्स लग गया है, इतना पैसा आपने देना है। लेकिन ये 3 तारीख को नहीं होगा, ये 2 तारीख को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को आने वाला ऑलरेडी उस टिकट में वो टैक्स पे करके आ रहा है, और अगर उसने नहीं कही है तो उसके जो ट्रैवल एजेंट है उसको ये इन्फॉर्मेशन जा चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये टिकट आपने जो जून में इशू कराया था और आप ट्रैवल इस डेट पे कर रहे हैं, तो इस पर टैक्स लागू हो गया है, तो ये इजाफी टैक्स पे कर दे ताकि आपको एयरपोर्टों को परेशानी ना हो। तो दोनों सूरतों में आपको एयरपोर्ट पर कोई टैक्स देना नहीं होता। जो भी पेमेंट आप करेंगे वो ट्रैवल एजेंट को, कारवान को, सर्विस प्रोवाइडर को वही करेंगे पहले, और वही जमा कराएगा और वही क्लियरेंस देगा। और इंडिविजुअल जो लोग जा रहे हैं वो टैक्स एयरपोर्ट पे देंगे। ये अभी जो टैक्स देखिए, लगा है जिससे डिटेल ही बता दें। इसकी डिटेल ये है कि ये इंटरनेशनल इकोनॉमी क्लास पर 12,500 उन्होंने लगाया है। कहीं पर भी कहीं पर भी जाए, हाँ, क्लास चेंज करते हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस क्लास, यू आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट क्लास, होराइजन क्लास, तो उस पर रेलिवेंट ये 80,000, 1 लाख और 1 लाख से भी फिर ऊपर चला जाता है। अच्छा, ठीक है ना। आपसे जो भी कहें, ये टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, और ये 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ। इसमें एक एडिशन में और कर दूँ कि ये जो टैक्स है 12,500 ये फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया है, ठीक है। तो फिर सूबाई सतह पर SRB जो थी सिंध की रेवेन्यू बोर्ड ने भी एडिशनल 400 रुपये लगा दिए हैं इंटरनेशनल
टूर पर और डोमेस्टिकली 50 रुपीज़। सही। यानी अब ये 12,500 नहीं रहे, ये 12,900 हो गए। ठीक है। इसमें 400 रुपये ले रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध और 12,500 ले रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये मैंडेटरी टैक्स है, इसमें मुझे आपको किसी को कोई छूट नहीं है एक्सेप्ट MNA, MPAs, आर्म फोर्सेस और ब्यूरोक्रेसी। इसके अलावा उन्होंने किसी को छूट नहीं दी है। बाकी हम सब पर उन्होंने ये टैक्स लागू कर दिया है और हम ये टैक्स पे करना है। जो टैक्स पे नहीं करेगा, यस डेफिनेटली काउंटर पे उसको वो मुश्किलात पेश आएगी। और इसलिए उसका ट्रैवल एजेंट उसको पहले से बता रहा होगा कि भाई आप ये टैक्स आके पे कर दें। ये बहुत सारे सवाल मुझसे भी हो रहे हैं कि भाई आपने ये क्या 12,000 हम पे कह दिया, ये आप क्यों पैसे हमसे ज़्यादा मांग रहे हैं। तो ये मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सर ये पैसे कोई ट्रैवल एजेंट, कोई कार इंडस्ट्री अपने पास नहीं रख रही है। ये मन पैसे वो हैं जो हुकूमत पाकिस्तान और SRB यानी सिंध रेवेन्यू बोर्ड ले रहा है। तो ये एक यूनिफॉर्म अमाउंट है जो हर डेस्टिनेशन के हर डेस्टिनेशन में इकोनॉमी अलग अलग है। क्लास। इनमें सजेशन तो उन्होंने दी ही है कि इसको पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ डिवाइड करें, यानी डिस्टेंस कितना है 25 रुपये से 50 रुपये पर किलोमीटर रख लें। अच्छा। और उस हिसाब से टैक्स राइज करें और टैक्स फिर वसूल करें। ठीक है। तो ये सजेशन है और अल्लाह बेहतर करे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह, मुमकिन करता खुदा पाकिस्तान के लिए बेहतरी आए। बिल्कुल। अच्छा जवाद भाई, एक चीज़ और बताइए कि जब भी आशूरा अरबाइन आता है तो पाकिस्तान को लेकर बहुत सारे वीज़े के मसाइल खड़े हो जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? मतलब पाकिस्तानियों के लिए क्यों वीज़ा के इतने सारे इशूज़ अचानक से आ जाते हैं? आशूर पे, अरबाइन पे के इतने नहीं दे रहे। जी हाँ, अभी ये भी बहुत से बहुत रूमर्स बहुत हैं बहुत कि अहम सवाल है अरबाइन ये। पे वीज़ा नहीं मिलेगा पाकिस्तानियों को। बहुत ये अहम बहुत सवाल है, रूमर्स बहुत चल रहे बहुत हैं। बहुत अहम सवाल है ज़हीर। ये मुश्किलात पिछले कुछ 5-6 सालों से आ रही हैं, ये अभी ताज़ी तो नहीं आ रही। कोविड के बाद से? कोविड से पहले भी आ रही है, अच्छा। 2019 में भी आई हैं। अब ये सवाल ये है कि होता क्या है? होता दो तरफा है। इराक में भी कोई यूनिफाइड किस्म की कोई हुकूमत नहीं बैठ पाई अभी तक। प्रॉपर सिस्टम। प्रॉपर सिस्टम, ठीक है। वो भी एक ख़ास मुल्क की कॉलोनी बन के चल रहे हैं, वो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, उसमें ये पहले मैं आपको इसका बैनुल-अक़वामी जो जायज़ा बता रहा हूँ, उसमें कुछ लॉबी होती है। उस लॉबी में पाकिस्तान शामिल नहीं है, हमारी वो एंटी लॉबी है। तो हमें तो मुश्किलात वैसे ही आ गई, पहली चीज़। अब आ गए आप दूसरे इसके पहलू पर। दूसरा पहलू इसका ये है, हम खुद हैं, जब हम अपनी बुराई खुद करेंगे। चूँकि हमारे हाथ से भाई इलीगल तौर पर वहाँ इमिग्रेंट्स का आना, इलीगल तौर पर लोगों का वहाँ स्लिप होना, वो अफ़गानिस्तान से भी है लेकिन परसेंटेज बहुत लो है, वो बांग्लादेश से भी है, परसेंटेज बहुत लो है, वो इंडिया से भी है, वो बांग्लादेश बहुत परसेंटेज लो है। इराक में पाकिस्तानियों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा। हाँ, जो लास्ट रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है हम लोगों से मुराद है हुकूमत पाकिस्तान को, उसमें उन्होंने 30,000 लोगों को कहा है इलीगल तौर पर दाखिला लिया है उन्होंने अरबाइन 2023 में, और ये लोग वापस नहीं गए हैं या चले गए हैं। हमारे पास इनके पासपोर्ट्स रखे हुए हैं लेकिन लोग डिसअपेयर हैं। इनकी एंट्री लगी है, इनकी एंट्री लगी है, एग्जिट उनके चूंकि पासपोर्ट रख लेते थे वो पाकिस्तानियों के। आप देखिए कि तस्दीक क्या थी कि सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था पूरी दुनिया में जिसके पासपोर्ट्स वो अपने पास रखते थे। पूरी दुनिया में अफगानी, बंगाली, कोई थर्ड क्लास नेशन और भी जितनी भी हैं, पसमानदा जिसमें कहूँगा अगर माजरत के साथ पसमानदा हैं, उनके किसी के पासपोर्ट नहीं रखे जाते थे, लेकिन हमारा पासपोर्ट वो जबर के साथ रखते थे। तो उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ा, लोग वहाँ भी रुके और रोज़गार की तलाश में, चूँकि यहाँ परेशान हुए हैं तो उन्होंने सोचा वहाँ मिल जाएगी, रोज़गार मिल जाएगा। तो खुदारा पहले तो मैं इसी की रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की ट्रेडिंग जो भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, 2 पैसे का फ़ायदा है लेकिन मुल्क कौम को नुकसान है, ज़ियारत को नुकसान है, ज़वारों को नुकसान है। इससे बाज आ जाए, ये दूरदस्त ख़तरनाक नतीजे ले आएगा। जो ज़वार होते हैं, जो ट्रैवलर होते हैं, जो ज़ायरीन होते हैं, उनकी मुश्किलात में शदीद इजाफा हो जाएगा, जो कि हो गया है। उसी वजह से वो हमारे वीज़ा जो स्पेशली अरबाइन आशूरा, हाँ, चूँकि एक बड़ी तादाद उतर रही होती है, बाय रोड जा रही होती है, तो वो उस पर कब्ज़ लगाते हैं, उस पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देते हैं, उसको चेक एंड बैलेंस पे ले आते हैं, मीटिंग्स होने लगती हैं। तो तज़हीक है ना। देखिए मैं ये कहूँगा ना, मैं तो बड़ा इंसल्ट फील करता हूँ यार, हम बहसीत कौम इतने मतलब कमज़ोर हो गए हैं कि हमें जलील किया जा रहा है जगह जगह पर। खुदारा मैं हुकूमत से तो नहीं, अवाम पाकिस्तान से, मोमिनीन से, गैर मोमिन से मैं यही कहूँगा कि खुदारा
जहाँ भी जाए दुनिया में किसी मुल्क जाइए, लीगल तरीके से जाइए, आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफा होगा, आपको जल्दी रोज़गार मिलेगा, लीगल रोज़गार मिलेगा, जायज़ कमाएंगे, बरकत होगी, सेहत सही रहेगी। इस नाजायज़ कमाई से जो क्या छुप छुपा के वहाँ कर रहे हैं, उससे आप नफसियाती बीमार हो रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, कई कई साल अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से दूर रहते हैं। तो बेहतर यही है कि ना करें। मैं इससे रिक्वेस्ट करूँगा, जिसकी मुश्किलात यही हैं जो आपने ज़हीन जिक्र किया, अरबाइन और अशूर के वीज़े में ये प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज़ और हमारे पास कराची से ही क्वेश्चन आया था। एक फरमान रसूल ने हमें सवाल भेजा था, और मैं आप सब देखने वाले सामाईन से भी गुजारिश करूंगी कि आप लोग भी कमेंट्स में हमें अपने क्वेश्चंस दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए, क्योंकि आपके सवालात से ही हम अपने प्रोग्राम को मुरतब करें। उन्होंने हमें बताया कि उनका उठना बैठना इराकी ऑफिशल्स में है, तो उन्होंने दरख्वास्त की हमसे कि हम इस मुद्दे को भी इस प्लेटफॉर्म से उजागर करें कि बहुत से लोग पाकिस्तान से कुछ इस तरह के भी हैं जो ज़ियारत के हवाले से कुछ बिज़नेस कंटेंट वहाँ लेकर जाते हैं और वहाँ से फिर वो दूसरे मुल्कों में जाता है। तो मैं अगर बिल्कुल वाज़े तौर पे कहूँ तो जिस तरह खेपिए का काम होता है, तो इस हवाले से भी पाकिस्तान के से कुछ शिकायतें जो इराकी ऑफिशल्स को हैं, जो वीज़े में हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में हमारे लिए ज़ियारत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि पहले जैसे सद्दाम के दौर में कभी हुआ करता था? देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जैसे ब्लैक शीप्स हर इदारे में होती है, हर जगह सामने भी है, काली भेड़ें हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़ा आसान खेल है कि मेरे पास लोग आए और ये कहें कि सर आपका पैकेज $800 का, आप छोड़िए $800, ना मुझे रहना है ना खाना पीना, मैं आपको $3000 दूंगा, मुझे आपने वीज़ा निकालना है और मुझे अपने साथ लेके जाना है, मैं वहाँ रुक जाऊँगा, मैं जानूँ मेरा काम जाना है। इस तरह डेफिनेटली लोग कर रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ हवाई सफ़र की कहानी। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेड हो रही है वो है ज़मीनी रास्ते से। अब इराक़ का ज़मीनी रास्ता बराह रास्त पाकिस्तान से नहीं मिलता, तो हम यूज़ करते हैं गेटवे ईरान का। ठीक है। हम डबल ज़ियारत अनाउंस करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ज़मीनी रास्तों के ज़वार सर आँखों पर हैं, जो उनको लेकर जा रहे हैं वो मेरे, मैं क्या कहूँ, सरकताज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स, जो मेरे भाई, जिनको बहुत मेहनत का काम है। ज़मीनी रास्ते में इतनी मेहनत लगती है कि आप मुहाल है तस्वुर। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि उनमें ही कुछ काली भेड़ें घुस के उनको बदनाम करके उनके काम को ख़राब कर रही हैं। वो वहाँ से निकलते हैं, वो सामान भी लेते हैं, वो सामान पहले ईरान स्मगल करते हैं, ईरान में कुछ ट्रेड करते हैं, फिर वहाँ से कुछ सामान उठाते हैं और वो इराक़ में एंट्री ले लेते हैं। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि उस सामान को फिर वहाँ इलीगल तौर पर तकसीम या सेल किया जाता है। वो उससे भी आगे फिर आगे भी, क्योंकि वो एक चैनल बना हुआ होता है, वो उस चैनल पे काम कर रहे होते हैं। प्लस अब सारी जगह से डैमेज हो रहा है ना, यानी पकड़ा जाने वाला शख्स पाकिस्तानी, कोई कार्रवाई वहाँ हुई पाकिस्तानी, चोरी हुई पाकिस्तानी। अभी पिछले दिनों एक इंतहाई हौलनाक वाक़या रूनुमा हुआ, उसमें जिक्र 4 पाकिस्तानियों का आया, करबला के अंदर हुआ वो। अच्छा। बहुत अजीब और गरीब खबरें जब सुनने को मिलती हैं, सच भी हैं कुछ झूठ भी हैं, लेकिन देखिए धुआं वहीं से उठता है जहाँ कुछ आग लगी हो। तो इसी के लिए पाकिस्तानियों को अब अच्छी निगाह से, ये देखिए तकलीफ, मैं आपको ये जुमले बार बार कह रहा हूँ, मैं इंतहाई तकलीफ में बात का जिक्र कर रहा हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं मरते मरते इसी मट्टी में मरूंगा, इसी मट्टी में रहूँगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें इस झंडे की इज्जत करानी है। ठीक है ना। अमीरुल मोमिनीन के कॉल पर जो अपने वतन का वफादार नहीं है वो एक अच्छा मोमिन नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो हमें अपने वतन से वफादार रहना है, हमें हुक्मरानों इनसे लेना देना नहीं है, हमारा वतन अजीज़ है। तो खुदारा इसको जब भी बाहर जाएँ तो ख़ास ख्याल, मैंने कहा ना, बोलने में ख्याल करें, कि गैर मुल्कियों से बात करने में ख्याल करें कि मेरा लबो लहजा नोट किया जा रहा है। लोग पलट के देखें कि यार बाखलाक इंसान है, कौन है, ये पाकिस्तानी है, तब मज़ा आएगा। मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं उसका जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये कि हमारी नेशन को बाशऊर होना चाहिए, बिल्कुल वेल अवेयर होना चाहिए कि उनके साथ कौन ट्रैवल कर रहा है, और इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स का कितना, देखिए उन्हें तालीम देनी पड़ेगी, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा ट्रैवलर्स को। ठीक है ना। गो के ट्रैवलर्स को भी, और क्या सर्विस प्रोवाइडर्स को भी, उनको भी ट्रेनिंग चाहिए। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, 40-40 साल से ये काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया इम्प्रोवाइजेशन। देखिए दुनिया बदल रही है तेज़ी के साथ। मैं बादशाह हूँ, जब बादशाह ये कहें कि मैं बादशाह हूँ इस काम का, मुझे 45 साल हो गए, नहीं,
अब ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। अब जो बिसात बिछाई हुई है माशी तौर पर वो बदल रही है। उसमें अब लोगों का नज़रिया बदल रहा है आपकी तरफ। अगर 6 महीने के अंदर अगर आप अपने किसी बिजनेस में, काम में, ज़ियारत में, ट्रैवलिंग में इम्प्रोवाइजेशन यानी कोई जिद्दत नहीं लाते, चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजेस विद टाइम, पॉजिटिव वे, मैं बात चेंजेस नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, हाँ अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइमिंग। सो आप अपने वक्त के दौर के हिसाब से चलेंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। अमीर मोमिन का कॉल भी यही है कि अपने बच्चों की परवरिश करो दौर हाजिर के हवाले से। इसी तरह हमें ये सब चीज़ें उसी तरह लेके चलनी है। अब वो आउटडेटेड गेम चला गया, वो वक्त गुजर चुका। मैं भी पुराना हूँ तो मैं वो दौर याद करके सिर्फ कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन चलना मुझे दौर हाजिर में है। अच्छा, ये जो सारी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, वीज़ा की, टिकट की, फेक टिकट सेल होते हैं आशूरा और अरबाइन के ऊपर, फेक वीज़ाज लग रहे होते हैं। लास्ट ईयर भी इसमें यूट्यूब बिल्कुल में आया था, एक वीडियो आई थी कि 100-150 लाहौर में पकड़े गए जो फेक स्टैंपिंग कर बहुत रहे अच्छे थे। टॉपिक की बातें करेंगे। ये वो टैबूज है हमारे यहाँ जो डिस्कस ही नहीं किए जाते, हम पता नहीं क्यों नहीं करते। शायद हम अपने पेटी भाइयों को बचा रहे होते हैं। मगर नुकसान तो हमारे हाँ, बिल्कुल, आज़ादार बिल्कुल, बहन बिल्कुल, भाइयों बिल्कुल का ऐसे ही हो होता रहा है। है। कोई और जायर ज़ियारत पे जाने से रुक जाए किसी स्कैम की वजह से, उसका दिल टूट के रह देखिए जाता ऐसे है। बेइंतहा यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इस वक्त भी इंडस्ट्री के पुराने लोग बहुत अच्छी तरह उन्हें जानते हैं जिन्होंने फेक टिकट्स को यहाँ सेल किया है। यानी फेक टिकट कैसे होता है कि मैंने एक ग्रुप PNR उठाया 80 लोगों का, ठीक है, अब मैं उसमें जालसाजी करना चाह रहा हूँ। मैंने वो ज़हीन को भी भेज दिया और इनसे एडवांस उसकी टोटल रकम बनती थी फॉर एग्जांपल 6 मिलियन। मैंने कहा मुझे 2 मिलियन दे दें, 4 मिलियन बाद में दे दीजिएगा, आपके नाम ये PNR है। और मैंने वो PNR उनको दिया। 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन, महीने बाद मैंने वही PNR एक दूसरे XYZ साहब को कहा कि भाई वो आप एक काम करें 10 लाख मुझे दे, आपको सीटें चाहिए ना, 60 मेरे पास है, मैं देता हूँ आपको। और वही PNR उनको सेल कर दिया। अब मैंने जो एयरलाइन है उसको तो अभी तक ये PNR जो उन्होंने मुझे दिया हुआ था बामुश्किल 1 लाख 1.5 लाख रुपए पे, उसको तो पेमेंट ही नहीं की मैंने, क्योंकि जालसाजी कर रहा हूँ। अब मैंने वो सारे पैसे 3-4 लोगों से जमा किए, एयरलाइन से कोई बात ही नहीं की मैंने, और मैं लेके भाग गया। अब जो ज़हीन है वो पहुँच रही हैं, टिकट मैंने इनको दे दिए जाली बना के, और सबको मैंने टिकट पहुँचा दिया। जब ये एयरपोर्ट पहुँचे, काउंटर पर पहुँचे, पता लगा यार ये तो PNR तो है लेकिन उस पर तो कोई बुकिंग ही नहीं है। अब वो 100-150 लोग पड़े हुए वहाँ खड़े परेशान हो रहे हैं। मैंने उसकी एवज 80 लाख रुपए कमा ली, लेकिन ये 80 लाख मैंने कब्र का आज़ाद। बिल्कुल। अगर लोग समझें मैं किससे खेल रहा हूँ, एक तो पहली बात जालसाजी ही नहीं करनी है। ये हाँ, बात नहीं है कि बिल्कुल। हम ज़ियारत पे जा रहे हैं तो नहीं करनी, हाँ तो फिर ऑन ट्रिप पे करनी नहीं। ये हमें बिजनेस करना है। अच्छा, हमें ये हर साल हर साल अज़ामे अज़ामे अच्छा आपको लोग अट्रैक्ट नजर कहाँ होते आएंगे। हैं कि मैं फिर कहूँगा देखिए अल्लाह ने आपको कुरान में आपके 2 ऑर्गन से बड़ा खिताब किया है, कल्ब से, एक दिमाग से, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते, तुम देखते क्यों नहीं, तुम बिल्कुल, समझते क्यों exactly। नहीं उस चीज़ को। आप खुद सोचिए कि एक चीज़ अगर एग्जाम्पल के तौर पर $100 की पड़ रही है, तो ये फला शख्स मुझे कैसे $30 की दे सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल। अट्रैक्ट होकर वो पैसा वहाँ लगा देते हैं और बाद में रोते पीटते हैं कि जी वो फ्रॉड करके, वो तो आया ही फ्रॉड की नीयत से था, बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली। है ना। उसमें तो खेलना ही यही खेल था। तो हमेशा इंटैक्ट एक अमाउंट है। अच्छा एक और एक गलत मिथ बनी हुई है कारवान इंडस्ट्रीज, ये ट्रैवल एजेंट्स हमारे लिए, कि ये पैसे बहुत बनाते हैं। मैं कसम खा के ये बात कहने गया, मैं अपने रोजी रोटी को, मेरी पूरी इंडस्ट्री जायज़ तरीके से कोई पैसा नहीं बनाती। जो लोग पैसे बना रहे हैं वो सब यही 2 नंबरियाँ करके बनाते हैं। जो जायज़ काम कर रहे हैं बेचारे वो सब के सब बहुत मेहनत करते हैं, और 300-400 बिल्कुल जाहिर को रुलवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो लोग भी लेके जा रहे हैं, मैंने सबको अपनी जेब से पैसे मैं आपको इतनी बड़ी बात का मैं लगाते हुए देखा, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जवाद भाई, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये मिथ बन गई है। बिल्कुल। अच्छा ये था, ये प्रॉफिट मार्जिन इस जगहों के लिए था कब तक, जब तक ये ओपन नहीं थी। तो 3-4 लोग थे, वो ही लेके जाते थे, वो अपनी प्राइस पे ले जाते थे, पैसे ही बचा लेते थे, वो उन्होंने अपने घरों भी बनाए सब। लेकिन दौर हाजिर के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई शख्स, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं अपने तमाम भाइयों की बात कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़े प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं खेल रहा कि मैं कहूँगी ओह बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बच्चा ना पढ़े, मैट्रिक ना करे तो बाप क्या कहता है, इसको कारवान खोल के दे दो। अरे भाई ये जहालत का पुलंदा नहीं है। पढ़ो लिखो समझो, स्ट्रैटेजी बनाओ, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाओ, तब जाके इस काम में कूदो। अच्छा यहाँ पे मैं ये भी आप इस पे रोशनी डालिए कि पहले 2-4 रिलायबल लोग होते थे
और हम भी पिछले 30 सालों से जिनके नाम सुनते चले आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मोतबर शख्स मोतबर है, आज याद भी, हैं, और आज भी वो आज भी। मोतबर हैं। मगर एक गली में 4-4 5-5 ऑफिसेज अब खुल चुके हैं, देखिए छोटे ना भाई छोटे। पुराने में मुजाहिद भाई रहे, आली यासीन के आबिद भाई, बिल्कुल, बेशक। यावर हमदानी हो, खुदा इनको सलामत रखे, बिल्कुल बिल्कुल। मौला की सेहत सलामती रखे, यावर हमदानी हो, मोहसिन बादामी हो, आबिद लाखानी हो, मूसा हो, नवाजिश हो, ये पुराने लोग हैं, ठीक है ना, ये मझे हुए लोग हैं, इन्होंने काम किया हुआ है और बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है, इन्होंने खिदमत में कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है, इन्होंने उस दौर में मेहनत की है जिसमें वाक़तन ट्रैवल करना मुहाल होता था, लेके जाना मुहाल होता था, रखना मुहाल होता था। आज तो हमें पाकिस्तानी खाने मिल जाते हैं, आज तो हमें बड़ी चीज़ों से एक्सेस मिल जाता है, उस दौर ऐसा नहीं था। बहुत आसान हो गई है बिल्कुल, ज़्यादा। मैं इनको सलाम करता हूँ, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, मैं इनको सलाम करता हूँ, इनकी वजह से आज हम वहाँ आसानी से जा रहे हैं। आज क्या हमें हम क्या नए आने वाले लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं? डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ मिथ मैंने कहा ना बन गया। अब ये जो काम, ये सारे मैंने बड़े नाम लिए हैं, और भी नाम है, मैं माजूर चाहता हूँ कोई भूल गया हो, उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि इनको देख के, अच्छा इनका जाओ हशम जो है ना वो इन कामों से नहीं है, ये इज़्ज़त खुदा ताला ने और सैयद शोहदा ने दी, बेशक, ठीक है ना, उनकी नेक नियति पर, उनकी मेहनतों पर, उनकी अज़ादारियों पर दी, ठीक है, और भी उन लोगों ने काम किए, उससे अल्लाह ताला ने अता किया। वो जाओ हशम देख के उन सब का गुमा ये होता है, ओहो जवाद शाह जी तो फिर ये गाड़ियाँ चल रही हैं तो ये फिर तो बहुत पैसा है इस काम में, तो मैं ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं, मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। मैं अपने कितने ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो छोटे छोटे कारोबार चला रहे हैं, और जब चला रहे थे तो बेरोजगार थे, अब मकरूज हैं, कर्जदार हैं, ठीक है मतलब ना, उन्होंने प्रॉपर इल्म हासिल नहीं किया। इसकी ट्रेनिंग है। मैंने कहा ना हर काम करने के लिए भाई हम रो किस बात कर रहे हैं, हम 14 के 14 इमाम किस बात पे आपसे गिरिया कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप तलवार उठे गर्दन काट दें, नहीं, बार बार कह रहे हैं इल्म हासिल करो, पढ़ो, देखो, तदब्बर करो, गौर करो, चीज़ों को देखो। तो पढ़ने से मुराद सिर्फ क्या स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं, जिस फील्ड में जाइए उसको प्रॉपरली पढ़िए, उसकी स्टडी कीजिए, उसकी एक ड्राफ्ट लाइन खींचिए कि भाई मैं इसको ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे मेरा घर चलेगा जायज़ तरीके से, ऐसे मैं लोगों को सर्विस दूँगा, फिर मौला आपका मददगार होता है। मैं फिर बार बार बात कर रहा हूँ कि जितने मैं नाम लिए इनमें से कोई अब उतने पैसे नहीं कमा रहा। मेरे चैलेंज है ये कि भले $2600 के पैकेजेस कर रहा हूँ, वो जो $2600 का पैकेज कर रहा है वही सर्विस आपको दे रहा है, यकीन मानिए वो सर्विस। 18 साल 19 साल के लड़के काफला सालार बन के निकलते मुसीबतों में है ना वो। हाँ। मैं कितनों से मिल चुका हूँ यहाँ, मैं आपको अल्फाजों में नहीं बता सकता कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है ऐसे लड़कों की जो परेशान है, और अब वो ग्रुप पे ग्रुप सिर्फ इस बात पे कर रहे हैं कि उन्हें वो पैसे रिकवर करने, लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे। वो इस ग्रुप का नुकसान उससे पूरा करना चाह रहे हैं, उससे उसका करना चाह रहे हैं, और एक साइकिल। अच्छा उससे होता क्या है ज़हीन, देखिए नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि वो विदाउट कैलकुलेशन एक फिगर लगा देते हैं। मैंने भी आपसे कहा ना कि $100 की अगर कोई चीज़ है तो वो $90 हो सकती है, $85 मैक्सिमम जा सकती है, लेकिन वो $30 तो नहीं हो सकती, वो $40 तो नहीं हो सकती। अब ये लड़के क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करने के लिए, ये नए लोग जो हैं, यार हमें ज़फ़ार मिल जाए तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें एक सरप्राइज आइटम लगा देते हैं कि ये प्राइस, अच्छा प्राइस कॉन्शियस मार्केट है हमारी, हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम प्राइस देख के तो गेम खेल रहे होते हैं सारा। जो समझदार पुराने लोग हैं उनको पता है कि यार ये रिलायबल है, ये रिलायबल, ये पता नहीं कौन है, अब वो उनके साथ चले जाते हैं। अच्छा लो सीजन के अंदर कभी छक्का लग जाता है, बिल्कुल जो सच है। आप लो सीजन में ले गए, हाँ आशूर अरबाईन, देखिए वो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, वो अपने पैसों को पूरे साल का रिकवर करते हैं इन 2 सीजन्स में। तो वो हमारी नहीं सुनते, वो इन बड़े लोगों की नहीं सुनते जिनके नाम मैंने लिए, तो वो आपकी सुनेंगे, फिर आप रुला रहे होते हैं सड़कों पे, फिर आप भाग जाते हैं। हाँ, छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए भागते हैं आप कि आपने जो पैसे लिए हैं उसमें हो ही नहीं पा रहा। भाई आपने कहा मैं आशूरा आपको करा दूंगा $650 में, $650 में कैसा आशूरा होगा जब $500 की टिकट है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, आपको $500 की टिकट पड़ी, 90 का वीज़ा पड़ रहा है, तो आप $590 में तो यहीं खड़े हुए, तो $40 में ये तमाम फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें उस बेचारे के पास सिवाय भागने के कोई रास्ता ही नहीं होता। तो ये फिर एक तरीके से ना जाहिर का भी फर्ज बनता है कि देखिए जाहिर से मेरी नाराजगी ये है कि अल्लाह ने बार बार आपसे कहा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। जब हमने उनसे कहा कि भाई आप हमारे साथ नहीं जाइए, किसी के रिकग्नाइज इदारे के साथ जाइए, आप सोच समझ के जाइए, वो क्या कर रहे हैं कि जी आप मुझे दे रहे थे $800 का, मुझे समझ $650 का मिल गया, दे तो रहा, मैं कभी नहीं रोकूंगा आपको कि ना जाइए। मैं यही कह रहा था भाई चेक कर लीजिए कि बेहतर लोग हैं कि नहीं है।
आप उस पैसे पे खुश होकर चलेगा। अच्छा, फिर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जो सर्विस प्रोवाइडर है वो थोड़ी सी चीज़ों को ट्रिकी यूज़ करते हैं। हम मौला के दर पे ले जाके एक्सप्लॉयटेशन बहुत करते हैं। अरे आप ज़वार हुसैन हैं, आप इतनी तकलीफ नहीं उठा सकते, आप चल नहीं सकते, आप इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि हम खुद शिमर बन गए, उनको मजलूम बना दिया। ये ना कीजिए। मैं बार बार अपने सर्विस प्रोवाइडर से कह रहा हूँ, खुदारा सच बताइए। अगर आप दूर ठहरा रहे हैं बताइए, हम दूर ठहरे हुए हैं, कोई मजाक नहीं है इसके अंदर। मैं सस्ता हूँ इसलिए हूँ कि मेरा होटल 2 किलोमीटर दूर है, आप चल के आना होगा छप्पन डिग्री में। लेकिन लेकिन हम ये कहें अरे मेरी हमारी सर्विस तो बहुत ऊपर की, हाँ वो तो महंगा, वो तो कमाते बहुत है। ये झूठ है, ये झूठ खुदारा मंसूब ना कीजिए इस इंडस्ट्री के साथ। मेरे तमाम जायज़ भाई जितने भी काम कर रहे हैं, सब के सब की बात कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अपना पैसा लगाते हैं, दिन रात एक करते हैं, सोते नहीं हैं। वीज़ा आप तो घर में सुकून है, हाँ सुकून से सो रहे हैं। लोगों के जब 200 के ग्रुप लगे हुए हों तो वो उनके वीज़े के इंतज़ार में, उनकी सीटों के इंतज़ार में मैंने उनकी रातों की नींदों को हराम होते हुए देखा है। जज़ाकल्लाह जवाद भाई। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें आपसे डिस्कस करनी है, नाजरीन तक इस शऊर को पहुंचाना है। जितनी प्रॉब्लम्स गुज़िश्ता 4-5 साल में हुई हैं उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे अनअवेयर होने का है, हमारे गैर शऊरी अमल का है हमारे। तो खुदारा हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम आप तक शऊर पहुँचा सकें। जवाद भाई बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में दूसरे किसी टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आप अपने सवालात से, अपने आरा से हमें आगाह करते रहिए। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाहुम्मा ज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन फ़िद दुनिया वल आखिरा। इलाही आमीन।